हमारा चैनल का नाम है समझ ही अंतिम उद्देश्य। इसका तात्पर्य यह है कि समझना ही हमारा लास्ट गोल है ना? तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी पुस्तक हैं, हर विषय की पुस्तक को, हर एक पाठ को पहले तो हम लोग समझेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है? लाइन बाय लाइन हर एक पुस्तक को पढ़ेंगे। तो समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य और जानवर में एक ही फ़र्क है, वो है समझ। तो समझ को बढ़ाना है, तभी हम जानवर से मनुष्य की यात्रा को पूरा कर पाएँगे, है ना? अन्यथा हम जानवर ही रह जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं और समझ को अपने जीवन में लाते हैं, है ना? पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल चुका है ना? और बदल रहा है, ठीक है? लगभग 22 से अधिक कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं आचार्य जी से, है ना? 22 से अधिक कंट्री के लोग, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो पहले हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आचार्य प्रशांत जी क्या है? एक इंडियन फिलोसोफर हैं और एक ऑथर हैं, जिन्होंने 160 से अधिक पुस्तकें लिखी है ना? उनका एज अभी 47 ईयर का है। एजुकेशन उनका क्या है? वे सिटी मॉन्टेसरी से स्कूल से इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी क्लियर किए हुए हैं, आईएएस क्लियर किए हुए हैं, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना? गेट, आईआईएम सारा एग्जाम जो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, वो आचार्य जी क्लियर किए हुए हैं, है ना? आगे देखते हैं कि आचार्य जी का जो आप देख पा रहे होंगे कि गीता मिशन में आचार्य जी से कितने स्टूडेंट बेनिफिट हो चुके हैं। अभी बेनिफिटेड स्टूडेंट्स बेनिफिटेड 1.3 लाख स्टूडेंट बेनिफिट, इतने स्टूडेंट को बेनिफिट मिल चुका है ना? 160 से अधिक पुस्तक आचार्य जी की पब्लिश हो चुकी है। सोशल मीडिया पर 90 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर कितने व्यूज हैं? 44.4 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है? वॉच आवर 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन घंटे आचार्य जी को देख सकते पाए हैं, ठीक है ना? आर्टिकल्स हैं आचार्य जी के 10,000 से अधिक, स्क्रिप्चर्स कवर किए हैं आचार्य जी ने 65 से अधिक स्क्रिप्चर्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं आचार्य जी की 2,500 एक्सक्लूसिव वीडियोस, पॉडकास्ट सब, है ना? और देखिए यूट्यूब पर आचार्य जी की सब्सक्राइबर है 66 मिलियन, फेसबुक पर 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ट्विटर पर भी हैं 1.5 मिलियन फॉलोवर्स, व्हाट्सएप चैनल पर 500 के फॉलोवर्स है, 500,000 फॉलोवर्स हैं, थ्रेड्स पर 570 के फॉलोवर्स हैं, है ना? अब आगे देखते हैं। देखिए आचार्य जी के लगभग 22 क्या है चैनल्स हैं, उनमें से पहला क्या है? रशियन चैनल है, रशिया भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, चाइनीज भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, फ्रेंच में है, स्पेनिश, जर्मन, गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, है ना? देखिए तमिल, मराठी, मलयालम, पंजाबी, ठीक है ना? एक प्रकृति के बारे में स्पेशल चैनल है, राष्ट्र धर्म पर चैनल है, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उस पर चैनल है ना? फिर आपका स्क्रिप्चर्स एंड साइंस के ऊपर चैनल है, शक्ति जो महिलाओं के लिए एक चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज उस पर एक चैनल है, आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है इंग्लिश में, और एक हिंदी में है आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है। टोटल 22 से अधिक चैनल हैं आचार्य के, है ना? अब 160 से अधिक वो पुस्तकें जो आचार्य जी ने लिखी है, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, विद्यार्थी जीवन। देखिए ये क्या पुस्तक का क्या नाम है? विद्यार्थी जीवन। ये पुस्तक आप अवश्य ही पढ़ें, है ना? आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बेस्ट सेलर बुक है ना? देखिए आपको इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेगा। डर बहुत लगता है, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ने बैठता हूँ मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना ढंग का काम मिलता है, मोटिवेशन का बाजार गर्म है, मतलब ये टॉपिक्स हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं सबको बोलने लगूँ तो अभी बहुत समय लग जाएगा, और काफ़ी बुक्स के बारे में आचार्य जी की आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने में, है ना? ये टॉपिक है विद्यार्थी जीवन, जो पुस्तक है इसका टॉपिक ये है, चैप्टर 22 तक है, ठीक है? आप देखिए दूसरा बुक क्या है? आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ आचार्य प्रशांत जी कैसे बात किए हुए हैं, ये टॉपिक है ना? आईटीएंस सीजन एट आईटीएंस मीट आईटीएंस, है ना? आईटीएंस ने मिला आईटीएन से, ठीक है ना? आचार्य जी भी आईटीएन है, और आईटीएन द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर है, और उनके जवाब आचार्य जी ने दिया है, वो है ना? फिर डिकोडिंग सक्सेस के ऊपर एक बुक है ना? ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है? सफलता एक पुस्तक है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्वाला, यदि आप महान पुरुषों के छत्र छाया में रहोगे तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी, और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी, हर काम में आप मन लगा पाओगे, है ना? आगे ये टॉपिक है उनके। फिर उत्कृष्टता, ऊंचा उठने को तैयार हो, ठीक है ना? देखिए ये सब टॉपिक है ना? एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का ही इंग्लिश में एक बुक है, एक्सीलेंस, ठीक है? आगे इन्फाइनाइट पोटेंशियल अनलिमिटेड सक्सेस के ऊपर एक बुक है आचार्य जी की, ठीक है? फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संकल्प संघर्ष आजादी के ऊपर एक बुक है ना? लिखनी है नई कहानी, युवाओं के संग संवाद हुआ है, बात हुआ है, वो एक बुक है। मन गलत दिशा क्यों भागता है, ये सब मतलब ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देखिए, और आप विजिट कीजिए आचार्य जी की पुस्तकों को, बहुत आपको जीवन में लाभ मिलेंगे विद्यार्थी जीवन में, है ना? साहस एक बुक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। समय एक बुक है जिसमें ये सब टॉपिक है, समय यूं ही फिसल ना जाए जिंदगी, है ना? फिर संघर्ष एक पुस्तक है, अपने विरुद्ध, संघर्ष अपने विरुद्ध, है ना? ये टॉपिक्स हैं आपको मिलेंगे देखने को। फिर ज्ञान मस्ती, आचार्य प्रशांत की बच्चों के साथ गपशप हुआ है, वो एक पुस्तक है ना? फिर पंचतंत्र के ऊपर एक पुस्तक है जिसमें कहानियां दिया हुआ है, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कहानियों के साथ आचार्य जी की शिक्षाएं भी है ना? फिर वैसे तो काफ़ी बुक्स है, लेकिन मैंने वही बताया है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार है, और ये सब भी बहुत मददगार है। सारे पुस्तकों को आपको जरूर से जरूर आप देखिए, विजिट कीजिए, समझिए, है ना? देखिए 160 से अधिक पुस्तकें हैं आचार्य जी की, आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये पुस्तकों को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपको प्ले स्टोर में टाइप करना होगा आचार्य प्रशांत ऐप, आचार्य प्रशांत जी करके टाइप करना होगा, आपको एक ऐप आएगा। ये टाइप को आप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, है ना,
आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने पर आप फिर आपको देख पा रहे होंगे, आप लॉगिन विद गूगल दिख रहा होगा और ईमेल, लॉगिन विद ईमेल दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन विद गूगल पर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट चूज करने के लिए आ जाता है, आप अकाउंट चूज करते हैं और फिर आप लॉगिन हो जाते हैं, है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको ये 3 डॉट जो कॉर्नर में दिख रहा होगा, हाँ मैं आपको शो करता हूँ, 3 डॉट देखिए, कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर आपको ऑल बुक्स पर जाना है, ठीक है ना, ऑल बुक्स पर जाइएगा। हाँ, आपका बुक आ चुका है, ठीक है ना। आप जैसे कि मान के चलिए कुछ भी बुक आप लेना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप विद्यार्थी जीवन का ही बुक लेना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, विद्यार्थी जीवन बुक के ऊपर टाइप कीजिएगा और फिर आप इस पर हार्ड कॉपी पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड कॉपी पर टाइप कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्रोम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी का ऐप के बारे में। तो ऐप में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ होंगे। आचार्य प्रशांत जी के ऐप में आप आचार्य प्रशांत जी की सर्कल में रहेंगे, है ना। पहली बात, आचार्य प्रशांत जी के सर्कल में आप रहेंगे, है ना। वर्ल्ड में जितनी फिलोसफी है, फिलोसफर को आप जान पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जान पाएंगे, है ना। साइंस के बारे में बहुत सी साइंस की बातें आपको यहाँ मिलेंगे। इंडियन फिलोसफर जितने भी हैं उनके बारे में, वर्ल्ड फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है ना। लोक धर्म के बारे में क्या क्या बातें हैं वो जानेंगे, करंट अफेयर जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, डिजिटल सर्विलेंस जानेंगे, ठीक है ना। पेरेंटिंग कैसे करना है वो जानेंगे, ठीक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे, पोएम, बहुत से अच्छे अच्छे पोएम आपको मिलेंगे आचार्य जी की, है ना। और अन्य लेखकों का भी पोएम आपको देखने को मिलेगा, बुक्स मिलेंगे। जनरल इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर होंगे बहुत से लोगों से, है ना, महान व्यक्तियों से। अच्छी अच्छी जो आपको नई सीख देती है वैसी मूवी की आपको जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। आपको कोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको बातें, कैसे संघर्ष करना है, कैसे स्पोर्ट में आपको जीत हासिल करना है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पढ़ेंगे अध्याय 4 हमारा संविधान। पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, कक्षा 6 की पुस्तक है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं को देख लेते हैं, उनकी कोट्स को पढ़ लेते हैं, है ना। इसमें क्या है देखिए, आप जहां भी खड़े हैं जीवन में, ठीक ना, जितना भी आपका बल बुद्धि विवेक है, आप जहां भी खड़े हैं जीवन में, जितना भी आपका बल बुद्धि विवेक है, उसके अनुसार जो आपको उच्चतम लगता है, जो आपको ऊंचा काम लगता है, उसी की दिशा में अनवरत प्रयास करते रहिए, ठीक ना। यही है इंसान की अमर प्रेम कहानी, ठीक है ना। जिस पर दिल आ गया पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी, यही है इंसान की अमर प्रेम कहानी। अब जहां भी खड़े हैं जीवन में, जितना भी आपका बल बुद्धि विवेक है, उसी के अनुसार आपको क्या करना है। जो भी आपको लगता है कि ये ऊंचा चीज है, ऊंचा काम है, जो कि एक सभी लोगों को हेल्प करेगा, एक गरीब को भी हेल्प करेगा और पशुओं को भी हेल्प करेगा, मतलब हर वर्ग के लोगों को वो काम हेल्प करेगा, उस काम में, उस दिशा में आप एकदम बिल्कुल लग जाइए, प्रयास करते रहिए। वही क्या करता है, इंसान की अमर प्रेम कहानी है ना। और जिस पर दिल लग गया पूरी जिंदगी इसके नाम कर दीजिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं, हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं आगे। अध्याय 4 हमारा संविधान। आप अपने दोस्तों के साथ कई खेल खेलते हैं। क्या आपके खेल के कुछ नियम होते हैं? बिल्कुल, सभी खेलों में कुछ न कुछ नियम होते ही हैं। क्या कभी आपने सोचा कि खेलों के नियम क्यों बनाए जाते हैं? क्या आपने सोचा है कभी? ऐसा ही हमारे घर परिवार समाज राज्य व देश के कुछ मूलभूत नियम होते हैं। मूलभूत मतलब बहुत जरूरी, जो कि बहुत जरूरी नियम होते हैं, जिससे हर कार्य अच्छी तरीक़ा से व्यवस्थित होते हैं। व्यवस्थित मतलब शामिल होते हैं, हर कार्य शामिल होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। स्वरूप मतलब आकृति, स्वभाव, उसी से समाज का स्वरूप तय होता है। समाज मतलब तो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट आप अध्याय पढ़े होंगे तो मेरे साथ, व्यक्तियों का वह समूह जो आपसी सहयोग और नियमों के आधार पर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के जीवन की गुणवत्ता को सुधारते हैं, ठीक ना। मतलब आसपास के जितने भी लोग हैं, हमारे विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न लिंग के लोग, जितने भी समुदाय हैं, सभी हमारे क्या हैं, समाज हैं, ठीक ना। अब देखिए, उन्हीं से समाज का क्या होता है, नियमों से ही क्या होता है, समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क का पता चलता है कि कौन सा समाज कैसा है, कौन सा समाज कैसा है, उसका फर्क कैसे पता चलता है कि कौन सा समाज में कितना डिसिप्लिन से लोग हैं, कौन नियम को अच्छे से पालन कर रहे हैं, उसे ही पता चलता है कि कौन सब समाज के लोग कैसे हैं, ठीक है ना। उसी से हम लोग फर्क कर पाते हैं, ठीक। आगे,
बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, ठीक ना, वहाँ नियमों को आम सहमति से तय किए जाते हैं। आम सहमति मतलब सभी लोगों द्वारा सहमत, आम मतलब सभी लोग के सहमति से तय किया जाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से टकराव नहीं चाहता है। कोई भी समझदार व्यक्ति चाहता है कि हम दूसरे से लड़ाई करें, ऐसा बैर करें, है ना, नहीं चाहता है। किंतु अगर एक दूसरे के साथ व्यवहार का कोई नियम ना हो, अगर कोई नियम ना हो कोई व्यवहार का, तो हमें अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, व्यवहार करने का सही गलत क्या है क्या नहीं, उसका कोई नियम नहीं रहेगा कि ये व्यवहार करने से ये दंड मिलेगा या ये व्यवहार नहीं करना है। ये कुछ नियम नहीं बनाए रहेंगे, नियम कायदे नहीं बनाए होंगे, तो क्या होगा, अप्रिय स्थिति आ जाएगा, उसका हमें सामना करना पड़ सकता है। जो हम लोग नहीं चाहते हैं वो स्थिति आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जानवर पालने अथवा पक्षी रखने के भी कुछ नियम होते हैं। जानवर पालने और पक्षी रखने के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप एक साथ क्या करेंगे, कुत्ता और बिल्ली के रख देंगे, उसके भी कुछ नियम होते हैं। उसके अलग स्टेबल होते हैं, घोड़े के अलग स्टेबल होते हैं, गाय के अलग होते हैं, कुत्ते के अलग होते हैं, बिल्ली के अलग होते हैं, खरगोश के अलग होते हैं, चिड़िया के अलग होते हैं, है ना। सबके कुछ ना कुछ नियम है, उसको अलग खाना दिया जाता है। हर तरह अगर पशु पक्षी भी पालते हैं तो हम लोग का कुछ न कुछ नियम होता है। आप यह देखते ही हैं कि सड़क के उपयोग के नियमों के अभाव में ना सिर्फ दिन के अनेक बार बल्कि कभी भी वाहन और व्यक्तियों के बीच दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। देखिए, आप देखे ही होंगे कि सड़क में जो नियम बनाए गए हैं वो नियम का जो पालन नहीं करता है वो उसका वाहन तो खराब होता ही है, व्यक्ति भी दुर्घटनाग्रस्त होने का अंदेशा रहता है। मतलब अंदेशा का मतलब क्या होता है, किसी बात डर रहता है कि गाड़ी तो खराब होगा ही यदि, और गाड़ी तो चालान कटेगा ही, लेकिन लोगों का भी दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है, डर रहता है ना, अगर हम लोग नियम का पालन नहीं करते हैं। रोड में भी आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए नियम बताते हैं कि किसी विशेष स्थान या स्थिति, ठीक है ना, किसी विशेष स्थान या स्थिति में आपको क्या करने की अनुमति है, आपको क्या करने की अनुमति है। और मतलब कोई भी, मान के चलिए आप चले गए हैं, पुलिस थाना, ठीक है ना, या मान के चलिए आप स्कूल चले गए हैं और वहाँ क्लासरूम के पास आप जनरेटर चला दिए हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बच्चों को डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक ना, तो वो रहता है कि सभी जगह सभी स्थिति में क्या होता है कि विशेष स्थान और विशेष स्थिति में आपको क्या करने की अनुमति है और क्या करना वर्जित है, क्या करना मना है, ये आपको क्या होता है, नियमों में लिखा होता है। यहाँ जोर नियमों पर है ताकि इसके द्वारा व्यवस्थित न्यायपूर्ण सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके। देखिए, व्यवस्थित मतलब तो आप समझ गए, न्यायपूर्ण मतलब क्या होता है, मतलब न्यायपूर्ण, न्याय से भरा हुआ। किसी अगर कोई सही है तो सही के पक्ष में उसको न्याय मिले, और कोई गलत है तो उसे गलत के पक्ष में न्याय मिले, ठीक है। सभ्य समाज मतलब अच्छा समाज का निर्माण किया जा सके। अगर नियम रहेगा तो हमारा सभ्य समाज का निर्माण होगा, सभ्य समाज बनेगा, ठीक है ना, मतलब अच्छा समाज बनेगा, ठीक है। और अगर नियम ना हो तो सही समाज नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें कुछ नियम कानून नहीं होंगे तो कहीं भी जा कर के कोई भी चीज़ हम लोग कर देंगे, कोई वर्जित नहीं होगा हमारे पास, ठीक ना, तो अप्रिय स्थिति आ जाएगी। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर कैसे होती है, आधुनिक देशों में, आजकल के देशों में यह सहमति जो होती है आमतौर पर लिखित रूप में होती है, लिखित होती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। अब देखिए, आधुनिक देशों में क्या होता है कि आमतौर पर ये लिखित रूप में होते हैं, जो नियम होते हैं, नियम कानून होते हैं कि ये नियम को हम लोग को फॉलो करना है, इस पर चलना है, ठीक ना, तो वो नियम जो होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं, दस्तावेज में, कागज़ में, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग,
ये जो नियम मिलते हैं हमें दस्तावेज में, इन्हीं नियमों को हम लोग कहते हैं संविधान कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश का संविधान लिखित है। ठीक है, हमारा देश का संविधान कैसा है? लिखित है। और जबकि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित अलिखित है, और ब्रिटेन का लिखित नहीं है, परंपराओं पर चलता आ रहा है। जो पूर्वज किए हुए थे, जैसा नियम कानून चलाए गए हुए थे, वैसे ही अभी भी चलाया जा रहा है ब्रिटेन में। ठीक ना? तो परंपरा मतलब समझ सकते हैं जो पहले के परंपरा, प्रथा रिवाज पर चले आ रहे हैं। देख रहे हैं, प्रथा रिवाज पर चले आ रहे हैं। ठीक ना? आगे देखिए, वास्तव में संविधान नियमों और कानूनों का वह संग्रह है जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। देखिए, वास्तव में रियली में क्या होता है कि संविधान नियमों का और कानूनों का वह संग्रह है। संग्रह मतलब समूह है, ठीक ना, जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। शासित मतलब क्या होता है? शासित मतलब आपका होता है कि कोई भी राज्य में नियमों का कैसे पालन किया जाता है। ठीक ना? देखिए, शासित, जिस पर नियंत्रण रखा गया हो। ठीक है, शासित करना मतलब जिस पर नियंत्रण। कैसे? अगर कुछ नियम कानून नहीं होंगे तो हम लोग नियंत्रण कैसे रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो ये किससे नियंत्रित किया जाता है? संविधान के अनुसार किया जाता है। ठीक है, अगर संविधान के अनुसार आप कोई भी कार्य करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा संविधान के विरुद्ध आप चलते हैं तो आप पे क्या की जाती है? कड़ी कार्रवाई की जाती है। ठीक ना? और ये संविधान में जितने भी नियम हैं ये हमारे भले के लिए ही है, और ये हमारे विकास के लिए ही है। ऐसा नहीं है कि हमें आज़ाद, जो हम आज़ादी से जी रहे हैं उससे उसके पतन के लिए नहीं है। ठीक ना? ये हमारे आज़ादी के लिए ही है और हमारे अच्छाई के लिए ही है। ठीक है, आज दुनिया के प्राय सभी देशों के पास अपना संविधान है। सभी देशों के पास अपना अपना संविधान है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। आज संविधान में लगभग सभी देशों के पास अपना संविधान है। प्रश्न उठता है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक ना? इसके कई कारण हैं। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को मूलभूत अधिकार देना। ठीक ना? मुख्य उद्देश्य क्या है? मूलभूत अधिकार देना। अब देखिए, मूलभूत का मतलब क्या होता है आपको मैं बताता हूं कि मूलभूत, देखिए मूलभूत मतलब क्या होता है? प्राथमिक काम। सबसे पहला काम क्या होता है? मूलभूत। ठीक है, पहला काम। मूलभूत अधिकार। अधिकार मतलब क्या होता है? किसी कार्य को करने की शक्ति। तो प्राथमिक शक्ति हमारे पास क्या होता है? मूलभूत मतलब प्राथमिक। ठीक ना? मूलभूत मतलब प्राथमिक, और अधिकार मतलब किसी कार्य को करने की शक्ति। तो प्राथमिक शक्ति हमारे पास होता है। ठीक है, संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक शक्ति देना हमें, उसका सुरक्षा का प्रावधान करना। ठीक ना? और सुरक्षा भी करना। ठीक ना? सुरक्षा का प्रावधान करना। प्रावधान मतलब किसी किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहले से की गई व्यवस्था, इसे कहते हैं प्रावधान। ठीक ना? आगे देखिए, तथा सरकार एवं उसकी संस्थाओं की क्षमता का विभाजन करके सीमा का निर्धारण करना। क्या करना? उसकी सुरक्षा का प्रावधान करना, और सरकार एवं उसकी संस्थाओं मतलब क्या होता है? संस्था मतलब सभा होता है, या समिति, या समूह। जैसे कि मान के चलिए एक कांग्रेस है, बीजेपी है। ठीक ना? इस तरह का एक संस्था हो गया। ठीक ना? सभा हो गया, समिति हो गया, समूह मंडली हो गया। ठीक है, सरकार। यहाँ पर देखिए, सरकार एवं उसकी संस्थाओं की क्षमता का विभाजन मतलब बंटवारा करके सीमा का निर्धारण करना है। सीमा का निर्धारण, अगर सीमा नहीं होगी तो हम लोग सीमा से परे चले जाएंगे और अप्रिय घटना घटने लगेगी, है ना? जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा वैसा घटना घटने लगेगा। ठीक, संविधान लोगों को नियम के दायरे में मतलब नियम के अंदर रहकर कार्य करने का आज़ादी देता है।
मतलब आज़ादी से आप कीजिए, लेकिन नियम के दायरे में कीजिए, ठीक ना। देता है। यह नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है। जो अधिकार है, लोगों का जो शक्ति है, वो उसको साफ करता है और उन्हें मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है। उन्हें मान्य देता है और उसका सुरक्षा भी करता है, ठीक है ना। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित मतलब देखिए, यह भी सुनिश्चित मतलब यकीन दिलाता है, ठीक ना। सुनिश्चित मतलब यकीन दिलाता है। संविधान यह भी यकीन हमें दिलाता है कि कोई भी ताकतवर संस्थान, मान के चलिए कोई ज़्यादा बड़ा समिति है या कोई संगठन है, कोई भी बड़ा संस्थान किसी दूसरे समूह या लोगों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे, ठीक है ना। कोई कमजोर संस्था है या कोई कमजोर व्यक्ति है, उस पर कोई संस्था अपना शक्तियों का इस्तेमाल ना करे, ठीक है ना, ताकत का इस्तेमाल ना करे। यह नागरिकों को अपने अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा संबंधी प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता है, ठीक ना। यह नागरिकों के जितने भी अधिकार हैं, उनकी स्वतंत्रता, आज़ादी की रक्षा करता है, ठीक ना। और उससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी प्रावधान मतलब मैंने क्या कहा था, जितने भी किसी आवश्यकता को पूरे करने के लिए पहले से की गई व्यवस्था जितनी भी है, उससे पलटने नहीं देता है। किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहले से की गई व्यवस्था, उसको प्रावधान कहते हैं, ठीक ना। ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देती है। जो व्यवस्था पहले से की गई है, उस व्यवस्था को पलटने नहीं देती है आसानी से, क्योंकि ये लिखित रूप से है। ऐसा नहीं कि पारंपरिक है कि हम बदल देंगे, या ऐसा नहीं होता है ना। संविधान शासन की शक्तियों को सीमित करता है। संविधान शासन की भी शक्तियों को सीमित करता है। जो शासन कर रहा है, प्रतिनिधित्व है, जिसे हमने अगर किसी को मुखिया हमने बना दिया है, वो मुखिया भी संविधान के अनुसार ही चलता है। ये नहीं कि उसका शक्तियों का सीमित, उसके जितने भी शक्तियां हैं, उसे सीमित कैसे किया जाता है, संविधान के अनुसार ही किया जाता है, ठीक है ना। अगर कोई नियम कानून नहीं होंगे, तो वो जब मुखिया बन जाएगा तो वो अप्रिय घटना करने लगेगा, ठीक ना, अभद्र करने लगेगा, वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए संविधान बनाया गया है, ठीक ना। वो नियम सीमित, अपने शक्तियों को सीमित रख पाए, ठीक है, उसके लिए। तो संविधान बहुत ही अनिवार्य है। अब देखिए, संविधान शासन की शक्तियों को सीमित करता है। शासन की निरंकुश शक्तियों की मनमानी को नियंत्रित करता है। निरंकुश शक्ति मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि पहले के जो राजा रहते थे, जैसे कि बेलगाम, ठीक है ना। निरंकुश मतलब बेलगाम शासन करने लगते हैं। कोई बेलगाम शक्ति जो हो जाती है, बेलगाम शक्ति को बेलगाम शक्तियों की मनमानी को नियंत्रित करता है। कौन? संविधान। कोई बेलगाम हो गया है, कोई मान के चलिए कोई शासन करने वाला व्यक्ति बेलगाम हो जाता है, तो उसे भी क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा ही, ठीक ना। तो संविधान के अनुसार ना ही कोई बड़ा है, ना ही कोई छोटा है, सभी क्या है, समान है। संविधान में ऐसे नियमों को तय किया जाता है जिससे कि किसी देश के शासक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। ऐसा नियम बनाया जाता है कि देश के कोई भी, मान के चलिए उच्च देश के कोई शासक हैं, ठीक ना, उच्च पद पर कोई शासक है, मान के चलिए प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं है, अगर वे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो संविधान के अनुसार उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक ना। एक व्यवस्थित समाज की रचना के लिए निश्चित नियमों और आदर्शों की आवश्यकता होती ही है। अगर आप व्यवस्थित मतलब अच्छे ढंग से अच्छा समाज चाहते हैं, तो आपको नियम और आदर्श मतलब पहले के जितने उदाहरण हैं, उनको लेकर के ही चलना होगा, ठीक है। संविधान इन्हीं व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज की रचना के विषय में निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान इन्हीं व्यवस्थित और न्यायपूर्ण समाज की रचना के लिए, ठीक ना, के विषय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात समझ में आ गया। हमारे देश का संविधान भी हमारी उन आदर्शों को ही सूत्रबद्ध करता है जिनके अनुकूल हम अपना देश बनाना चाहते हैं।
ठीक ना। हमारा देश का संविधान भी उन आदर्शों मतलब उन उदाहरणों को सूत्र लिखता है, उन उदाहरणों को ही मानता है। जैसे कि मान के चलिए हर देश में अलग अलग संविधान लिखे गए हैं, ठीक ना। तो उनसे उदाहरण उसी को लेता है जो हमारे देश के अनुकूल सूत्रबद्ध करता है, जिसके अनुकूल हम अपना देश को बनाना चाहते हैं। जैसा हम अपना देश को बनाना चाहते हैं उसी अनुसार से हम दूसरे देश से संविधान को लेते हैं। ये कहना चाह रहा आदर्शों, हमारे देश का संविधान हमारी उन आदर्शों मतलब क्या, दूसरों से लिया हुआ चीज, ठीक है ना। तो दूसरों का संविधान को ही उस आदर्शों को ही सूत्रबद्ध करते हैं, उन आदर्शों को ही सूत्रबद्ध करते हैं जिनके अनुकूल हम अपना देश को बनाना चाहते हैं, ठीक ना। संविधान की प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक ना। संविधान का प्रस्तावना मतलब मान के चलिए एक संक्षेप रूप में छोटी सी संविधान की एक छोटा सा रूप, ठीक, उसको कहेंगे संविधान का प्रस्तावना में इन अधिकारों, आदर्शों, मूल्यों को देखा जा सकता है। हमारे देश के लोगों को एक दायरे में रखकर एक भाव से काम करने के लिए संविधान प्रेरित करती है। हमारे देश के लोगों को क्या करता है, एक दायरे में रख करके एक भाव से, ये नहीं कि अलग अलग भाव से नहीं, ठीक ना, एक भाव से काम करने का संविधान प्रेरित करता है। देश का कानून व्यवस्था और देश की अखंडता और एकता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, इसलिए भारत में लिखित संविधान की व्यवस्था की गई है। देखिए, देश की जो अखंडता है और एकता मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि एकजुट होकर के रहना, ठीक है ना, ठीक है। देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अटूट और सच्चाई, जबकि अखंडता मतलब क्या होता है, अटूट राष्ट्र, ठीक ना, जो कि अलग नहीं हो सकता है, एकजुट होकर के रहता है भारत, ठीक। और एकता मतलब एकजुट होना या साथ मिलकर के रहना, ठीक। हाँ, देश की अखंडता और एकता को नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए भारत की लिखित है, ठीक है ना। लिखित नहीं रहता तो क्या होता, अखंडता और एकता को नुकसान पहुंच सकता था, कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता। तो जब भी हम लोग क्या होता है कि सभी के सहमति के द्वारा जो कानून बनाए गए होते हैं उसे लिख लिया जाता है, ताकि ये फिर एकता भंग ना हो, अखंडता भंग ना हो, ठीक ना। आगे, संविधान हमें हमारे सभी मौलिक अधिकार, नैतिक के साथ मूलभूत कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। संविधान क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकार मतलब क्या होता है, देखिए, मौलिक अधिकार मतलब होता है, मौलिक मतलब प्राथमिक, ठीक ना। तो प्राथमिक अधिकार जितने भी है और नैतिक के मूलभूत कर्तव्य मतलब जितने भी प्रथा हैं, देख पा रहे होंगे, प्रथा हैं, आदत हैं, चरित्र हैं या स्वभाव के प्राथमिक काम जो हैं, उन्हें क्या करता है, पालन करने में प्रेरित करता है, ठीक ना। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना, ठीक ना। संविधान का प्रस्तावना मतलब संविधान का एक परिचय, संविधान का एक छोटा सा रूप, इसमें हम लोग देख पाएंगे। आप प्रतिदिन विद्यालय में प्रार्थना में जब आप जुटते हैं, ठीक ना, प्रार्थना सभा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बोलते हैं, है ना। बहुत से स्कूलों में होता है, लगभग अब सभी स्कूलों में यह अनिवार्य कर दिया गया है। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सारांश है। सारांश मतलब एक छोटा सा रूप है, संविधान का छोटा सा रूप है। यह हमारे संविधान का आईना है, ठीक है ना, एक आईना के जैसा है, हमारा संविधान का एक आईना है, जिससे कोई भी पढ़कर इसके बारे में संक्षेप में मतलब आसानी से, छोटी रूप में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है।
संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है। वास्तव में संविधान की प्रस्तावना उन मानव मूल्यों को उजागर करती है जो देश की एकता एवं अखंडता के लिए अनिवार्य है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना जो है उन मानव के मूल्यों को, मूल्य मतलब आप समझ पा रहे हैं, मूल्य मतलब वैल्यू को उजागर करती है, दिखाती है, जो कि देश की अखंडता और एकता के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक है ना, आवश्यक है, ठीक है। यह ऐसे देश के निर्माण की बात करती है जहां हर नागरिक समान हो, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं हो, एवं हर व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित हो। हर व्यक्ति की क्या हो? गरिमा मतलब हर व्यक्ति का महत्व हो और प्रतिष्ठा हो, हर व्यक्ति का इज्जत हो, ठीक है ना, महत्व हो, वैल्यू हो, हर व्यक्ति का इज्जत हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, आजाद है, ठीक है ना, अपने आंतरिक और बाहरी सभी मामलों में कुछ भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है और किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण या हस्तक्षेप से मुक्त है। अगर कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करती है, हमें नियंत्रित करना चाहती है, दबाना चाहती है, तो उससे हम मुक्त हैं, ठीक है ना, कोई किसी के अंडर में नहीं है। अब समाजवादी मतलब क्या होता है? देखिए, समाजवादी सबके कल्याण के लिए काम करने वाला देश है हमारा, है ना। फिर क्या है? पथ निरपेक्ष मतलब किसी एक धर्म को ना मानने वाला, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, लोगों का शासन जहां मुखिया चुना जाता है, ठीक है ना। आप समझ गए ना यहाँ तक कि क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हम एक ऐसे देश हैं जिसमें अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, सभी स्वतंत्र हैं, ठीक ना। और दूसरा समाजवादी, ठीक है, क्या है? समाजवादी मतलब सबके कल्याण के लिए यहाँ काम होता है हमारे देश में। पथ निरपेक्ष मतलब सभी धर्मों को मान सकते हैं हम लोग, कोई भी धर्मों को मान सकते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब लोगों का शासन जहाँ मुखिया चुना जाता है, ठीक ना। यहाँ आगे देखिए, बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है? समाज के सभी को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, ठीक ना, अवसर और संसाधन मिलना, ताकि वे अपना जीवन गरिमापूर्ण ढंग से जी सके और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके, ठीक ना। कोई भेदभाव ना हो, सभी को सभी तरह का सब संसाधन मिले, ठीक है, अवसर मिले, अधिकार मिले, ठीक। आगे देखिए, विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। अपने विचारों को रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी हम कभी भी भाषण दे सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं मीडिया के सामने, विश्वास कर सकते हैं किसी भी धर्म के ऊपर, है ना, धर्म, कोई भी धर्म को हम मान सकते हैं, है ना। उपासना की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म की हम लोग उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता होती है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा मतलब क्या होता है कि प्रतिष्ठा मतलब इज्जत, सबकी इज्जत है ना, और गौरव स्थान है, ठीक है। अवसर की समता मतलब क्या होता है? आप पहले समता का मतलब समझेंगे और समानता का मतलब समझेंगे, ठीक है ना। समता मतलब क्या होता है? व्यक्ति की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन और सहायता में समायोजित करना, ठीक है ना। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग जरूरत होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए किसी विकलांग छात्र को अतिरिक्त सहायता देना, ताकि देखिए, कोई विकलांग छात्र है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करना होगा, क्यों? क्योंकि तभी तो वो नॉर्मल बच्चों के लेवल में आ पाएगा, है ना। क्योंकि वो तो विकलांग है, तो उसे तो हमें ज़्यादा हेल्प करना होगा, तब तो वो नॉर्मल बच्चों के जैसा हो पाएगा, है ना। तो इसे कहते हैं समता, ठीक है। प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, देखिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की वैल्यू और राष्ट्र की एकता और अखंडता अटूट, ठीक ना, अटूट को सुनिश्चित, एकदम बिल्कुल निश्चित करने वाली बंधुता भाईचारे को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था, एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ऐसा कहा गया था। ठीक है, आगे देखिए। संविधान निर्माण की कहानी हम समझेंगे, ठीक ना। देखिए, संविधान सभा संसद का केंद्रीय अध्यक्ष कैसे हैं, ठीक ना, संसद के केंद्रीय कक्ष देख सकते हैं आप कैसा है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद भारत की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह जरूरी था कि देश के सभी नागरिकों द्वारा स्वीकृत एक संविधान हो, मतलब देश के सभी नागरिक द्वारा स्वीकार किया गया एक संविधान हो, ठीक ना। क्योंकि क्या था, एक शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चलाने के लिए ये बहुत आवश्यक था, ठीक ना। हमारे देश के संविधान निर्माण की शुरुआत आज़ादी की लड़ाई के साथ ही शुरू हो गई थी। जो देश का संविधान का बनाना था, निर्माण था, वो देश के आज़ादी का लड़ाई के साथ ही शुरुआत हो गई थी, ठीक ना। आज़ादी के बाद नहीं हुई, वो लड़ाई के साथ ही शुरुआत हो चुकी थी। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। क्या हुए, कब हुए, संविधान सभा के चुनाव 1946 में ही हो गए, ठीक ना, आज़ादी के 1 साल पहले ही, जुलाई में, ठीक ना। निर्वाचन के लिए निम्न तथ्यों का ध्यान रखा गया, ठीक। अब जब यहाँ निम्न चीज़ों का ध्यान रखा गया, निर्वाचन मतलब वोट द्वारा चुनाव करना, चुनाव, ठीक है। निर्वाचन में वयस्क, अच्छा, क्या क्या निर्वाचन के लिए निम्न तथ्यों का ध्यान रखा गया, क्या, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि हो, हर 10 लाख की जनसंख्या पर है एक प्रतिनिधि। प्रतिनिधि क्या होता है, वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति या लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है, यानी उनकी ओर से बोलता है, ठीक ना। उन समूहों की ओर से एक व्यक्ति जो बोलता है, कार्य करता है या निर्णय लेता है, जिन्हें लोगों द्वारा ही चुना जाता है, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं। अब निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों को मान्यता नहीं दी गई। देखिए, निर्वाचन जो वोट हुआ, वहाँ वयस्क मतलब 18 साल से ऊपर के लोगों को मताधिकार, मतलब अपने मत को वोट देने का अधिकार, अपना मत को रखने का अधिकार या वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। राय, सिद्धांत मतलब राय, नहीं, मान्यता नहीं दी गई, ठीक ना। वरन प्रांतीय विधानमंडल को ही संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का अधिकार दिया गया। किसे अधिकार दिया गया निर्वाचन का, वोट देने का, प्रांतीय विधानमंडलों को, प्रांतीय विधानमंडलों को, प्रांतीय मतलब जितने भी राज्य स्तर, ठीक ना। प्रांतीय विधानमंडल मतलब क्या होता है, देखिए, राज्य स्तर पर कानून बनाने वाली सभा को संदर्भित करता है, ठीक ना। राज्य स्तर पर जो कानून बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्रांतीय विधानमंडल, ठीक है। संविधान सभा, देखिए, संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव कराया गया। तो क्या हुआ कि संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव कराया गया। बाकी को क्या किया गया, भारतीय रियायतों के लिए निर्धारित 93 जगहों के लिए चुनाव नहीं कराया गया। रियायत मतलब क्या होता है, देखिए, रियायत है ना, रियायत का मतलब देखिए आप,
रियायत का अर्थ है स्वशासित, मतलब खुद शासित करना। राजा महाराजा जो शासित किया करते थे, किसी के द्वारा, वोट के द्वारा नहीं चुना गया, खुद खुद शासन करना, ठीक है ना। स्वशासित क्षेत्र यह राज्य होता है जिस पर अक्सर एक राजकुमार या नवाब जैसे स्थानीय शासक का शासन होता है, जो सीधे तौर पर एक बड़ी शक्ति के बजाय एक सहायक और अर्ध स्वतंत्र भूमिका में होता है। अर्ध स्वतंत्र, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है, वो लोग उनके अंडर में होते हैं, वे राजकुमार के अंडर में होते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, तो उन जैसे जितने भी वैसे राज्य थे, 73 राज्य, उनमें चुनाव नहीं हुआ, बाकी 296 में चुनाव हुआ, ठीक ना। भारतीय रियायत जगहों पर चुनाव नहीं हुआ। चुनाव में कांग्रेस को, देखिए जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी को 208 स्थान प्राप्त हुआ और मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले तथा शेष स्थान अन्य राज्य दलों के पास रह गए, ठीक है ना। 208 किसके हुआ? 208 कांग्रेस पार्टी को मिला और मुस्लिम लीग 73 स्थान मिले तथा शेष स्थान अन्य राजनीतिक दलों के पास रह गया, ठीक ना। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अच्छा ये भी जान लें कि यह भी जानने में क्या है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों को भी शामिल किया गया था, ठीक ना, जिसकी संख्या कितनी थी? 15 महिलाएं आई थी। सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, बेगम एजाज रसूल, हंसा मेहता, एनी मैस्करीन, अम्मू स्वामीनाथन, ठीक ना, दक्षिणी वैल्यादुन, मालती चौधरी, लीला रे, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, ये सब भी शामिल थी, ठीक ना। अब देखिए संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम लोग आयरन मैन, लौह पुरुष भी कहते हैं, ठीक ना, डॉक्टर भीमराव, ये सब थे। आगे देखते हैं क्या है और कौन कौन थे संविधान सभा में। अंबेडकर के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पट्टाभी सीतारमैया, के संथानम, डॉक्टर राधाकृष्णन, बी.एन. राव, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक ना, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे विद्वान थे। ये जितने भी मैंने नाम लिया, ये सारे विद्वान संविधान सभा में शामिल थे। संविधान सभा को लघु भारत भी कहा जाता है, इसे एक छोटा भारत भी कहा जाता है। लघु मतलब छोटा, ठीक है ना, छोटा भारत भी कहा जाता है। इसके सदस्य भारत के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से भली भांति परिचित होते हैं। जितने भी संविधान सभा में लोग आए होते हैं, वे हर अलग अलग राज्य के जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी दिक्कतें हैं, जो भी इच्छा है लोगों का, कौन से जगह हॉस्पिटल की आवश्यकता है, या कहाँ प्लेग्राउंड का आवश्यकता है, या कहाँ स्कूल की आवश्यकता है, तो वे सभी जाने होते हैं कि किस क्षेत्र में क्या चीज़ का आवश्यकता है, वे भली भांति परिचित होते हैं, ठीक है ना, परिचित थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन मतलब बैठक, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन बैठक, सबसे पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आरंभ हुआ, ठीक है ना। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सर्वसम्मति मतलब सबके सहमति से अस्थायी, अस्थायी नहीं, फिक्स नहीं, परमानेंट नहीं, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है ना। और 11 दिसंबर, देखिए ये 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ, दूसरा 11 दिसंबर 1946। अब 2 दिन बाद क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए और जब लोगों द्वारा चुना गया सभी जितने भी सदस्य थे संविधान सभा में, उन लोगों के द्वारा चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया 2 दिन बाद, और 2 दिन पहले अस्थाई रूप से कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक ना। संविधान निर्माण की दिशा से संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला काम था जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव। सबसे पहला काम किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक ना। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। यह कब प्रस्तुत किया गया? जब ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष बन चुके थे, उसके दूसरे दिन बाद प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, कैसा? भारत को उद्देश्य प्रस्ताव में क्या लिखा हुआ था? भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा थी। प्रभुत्व संपन्न मैंने बताया था मैंने। हाँ, प्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक ना, और किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण या हस्तक्षेप से मुक्त है। कोई उस पर बाधा नहीं डाल सकता है, कोई अंडर में नहीं रख सकता है, ठीक ना, स्वतंत्र है। आगे देखिए, यह भी जाने प्रारूप, यह भी जाने में क्या है? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़े हम लोग, ठीक ना। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ पहले प्रारूप समिति के बारे में, ठीक है। देखिए, संविधान सभा द्वारा कुछ समितियों का गठन हुआ। समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की, ठीक ना। संविधान सभा ने क्या की? प्रारूप समिति की नियुक्ति की। आप समझ आ गया? एक समिति है, ठीक है। तो आप जानते हैं इसके बारे में। यहाँ भी जाने प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? जो समिति गठन किया गया उसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक ना, एन गोपाल स्वामी आयंगर, एन माधवराव और आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, ठीक ना, टीटी कृष्ण माचारी थे, ठीक। आगे, तो प्रारूप समिति में कौन कौन थे वो पता चल गया, और नियुक्ति किया गया, कब किया गया वो भी पता चल गया। 29 अगस्त 1947 को ये संविधान सभा ने नियुक्ति की थी इन लोगों का, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष बने। इन्होंने विश्व के अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया, पढ़ाई किया। जितने भी अन्य देशों के जितने भी संविधान हैं उनकी सभी संविधानों को पढ़ाई किया, ठीक ना, अध्ययन किया। अध्ययन कर उनकी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में शामिल करने पर बल दिया, ठीक ना। सभी देशों के जितने भी संविधान लिखे गए हैं, लिखित रूप से हैं दस्तावेज में, उन लोगों के संविधानों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़ाई किया, समझा। फिर जो अच्छी अच्छी बातें थे, जो हर लोगों को बेहतर, हर लोगों को फ़ायदा पहुंचा पाए और एक कैसा अच्छा सभ्य समाज बना पाए, वैसे बातों को अपने संविधान में शामिल किया, ठीक ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं कारण उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक ना। समझ गए? संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। देखिए, कब
संविधान सभा द्वारा सभा जब बैठक जब हुई तो स्वीकार कर लिया सभा द्वारा, इन लोगों द्वारा, सभा द्वारा कब स्वीकार किया कर लिया गया 26 नवंबर 1949 को, और उसे लागू कब किया गया 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक ना। 1949 मतलब 26 नवंबर, मान के चलिए नवंबर दिसंबर, ठीक, जनवरी, दिसंबर जनवरी, 2 महीने बाद उसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक। 2 महीने पहले सभा में स्वीकार किया गया सभी सदस्यों के द्वारा, और 2 महीने बाद पूरे देश में लागू कर दिया गया। देखिए 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया तथा वह 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लग गया। देखिए कितना समय लग गया है, ठीक ना। 2 साल और 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया संविधान को पूरी तरह से समझने में, पढ़ने में, और अलग अलग देशों के संविधान को समझने में, फिर उनसे जो अच्छी बातें हैं उनको अपने संविधान में उतारने में, ठीक ना। फिर लोगों द्वारा स्वीकृति पाने में, सदस्यों द्वारा स्वीकृति पाने में इतना समय लग गया, ठीक। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जो मूल सबसे पहला जो संविधान था उसमें कितना अनुच्छेद थी 395 और 8 अनुसूचियां थी। तो आपका ये होमवर्क रहेगा, आप कमेंट कीजिएगा कि अभी वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां कितनी हैं, ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। हमारा संविधान समय के साथ, देखिए, समय के अनुरूप मतलब समय के साथ परिवर्तित होता रहा है, ठीक ना। हमारे जो संविधान है वो समय के साथ बदलता रहा है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि जो जो सबसे पहले लिखा गया था वैसा ही है, बहुत बदलाव हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन्हें भी जानने, पहले इसे जान लेते हैं। संविधान सभा में झारखंड के विभूति जयपाल सिंह मुंडा, ठीक ना। झारखंड संविधान सभा में हमारे झारखंड के भी लोग थे। कौन? जयपाल मुंडा जी थे, जयपाल सिंह मुंडा थे। फिर बाबू रामा नारायण सिंह थे, ठीक ना। तो पढ़ते हैं। जयपाल सिंह मुंडा वर्तमान खूंटी जिले के टकरा गांव के निवासी थे, ठीक ना। वर्तमान में जो खूंटी जिला है वहाँ एक गांव है टकरा, वहाँ के ये व्यक्ति थे जयपाल सिंह मुंडा, जो कि संविधान सभा के सदस्य बने थे, ठीक ना। वे एक आदिवासी नेता तथा प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। आदिवासी नेता के साथ साथ वे फेमस हॉकी प्लेयर भी थे, ठीक ना। उनके नेतृत्व मतलब अगुवाई में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीता था। वे एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीतिज्ञ मतलब क्या होता है? वह राजनीतिज्ञ मतलब वह व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय हो, मतलब एक्टिव हो, ठीक ना। या सरकार में निर्वाचित पद हो या कोई पद पर हो, मुखिया पर हो या विधानसभा, मतलब किसी पद पर भी हो, और वे नीतियों कानूनों को बनाने, समर्थन करने और लागू करने में शामिल होते हैं, ठीक ना। जो किसी क्षेत्र या लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन्होंने प्रभावित किया था। वे आदिवासियों के नेता थे, समझे। वही तो क्या थे? आदिवासियों के नेता थे, साथ में वे प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक ना। इसीलिए वे अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक ना। 1939 में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया। 1939 ईस्वी में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया और एवं उसके अध्यक्ष बने और उसके अध्यक्ष भी बन गए। संविधान सभा का सदस्य बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त हुआ। संविधान सभा का सदस्य भी बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आदिवासियों से संबंधित मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया, बहुत ज़्यादा जोर से उठाया। आदिवासियों पर क्या अत्याचार हो रहा है, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आदिवासियों का, ये बातों को उन्होंने बहुत जोर शोर से कहाँ रखा? संविधान सभा में रखा, ठीक है ना। 1950 में उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन कर दिया। क्या का गठन कर दिया? झारखंड पार्टी का।
1939 में उन्होंने क्या गठन किया था? आदिवासी महासभा का गठन किया था। और 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी आते आते उन्होंने झारखंड पार्टी का गठन कर दिया। उन्हें प्यार से क्या नाम से बुलाया जाता था? मरांग गोमके नाम से बुलाया जाता था, कहा जाता था। अब बाबू राम नारायण सिंह के बारे में जी पढ़ते हैं, ठीक ना। बाबू राम नारायण सिंह वर्तमान चतरा जिले के, ये कहाँ के थे? चतरा के, ये खूंटी जिले के थे, ठीक है। चतरा जिले के तेतरिया गांव के निवासी थे। इन्हें छोटा नागपुर केसरी का नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर के केसरी के नाम से जाना जाता है। उनको यह उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। किसने दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1921 में सरकारी नौकरी के से इस्तीफा देकर, मतलब सरकारी नौकरी को छोड़ छाड़ करके, ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे ये। सोचिए, ऐसा क्रांतिकारी अभी नहीं मिल सकता है, ठीक है। अपने जो सरकारी नौकरी उसे इस्तीफा दे दिए, मतलब रिजाइन कर दिए, छोड़ दिए नौकरी को, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। 1946 से 1949 तक वे भारतीय संविधान सभा के सदस्य रहे। वे हजारीबाग सदस्यीय क्षेत्र से प्रथम सांसद बने। सांसद मतलब क्या होता है? देखिए, वह व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय है, ठीक ना, या सरकार से निर्वाचित पद है, वे नीतियों और कानूनों के बारे में समर्थन करने में और लागू करने में शामिल होते हैं जो किसी क्षेत्र या लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अच्छा, राजनीतिज्ञ मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो राजनीति में सक्रिय है या सरकार में निर्वाचित पद या नीतियों में कानून बनाने में समर्थन। अच्छा, एक ही चीज हो गया, सांसद और राजनीतिज्ञ, है ना, ये एक ही चीज तो नहीं हो सकता है, ठीक ना। देखिए, सांसद मतलब क्या होता है? जो भारत की संसद के सदस्य होते हैं, भारत की जो संसद होती है उसकी सदस्य जो होते हैं उसे सांसद कहा जाता है। वे जनता या राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, या तो वो जनता द्वारा चुने जाते हैं या विधानसभा मंडल में जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं सांसद, ठीक है। आगे चलिए। तो हमने पढ़ा था कि संविधान क्या होता है? चेंज होते रहता है। एक अच्छे संविधान की सारी विशेषताएं हमारे संविधान में मौजूद है। एक अच्छा संविधान जैसा होना चाहिए वो हमारे संविधान में है, ठीक ना। 8वीं कक्षा में आप भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक ना, और गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या, जैसे कि अनुसूची मैंने बताया अभी 395 शुरू में थे, ये सारे आप पढ़ेंगे, फिर नए क्या आए हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे क्लास जाते जाएंगे आप गहराई से पढ़ते जाएंगे। संविधान के द्वारा भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, ठीक है ना। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश का जो संवैधानिक प्रधान कौन है? भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को उसके दायित्वों को निर्वहन, मतलब दायित्वों को चलाने के लिए, लागू करने में सहायता कौन करता है? मंत्रणा देने में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती है, ठीक ना। जो राष्ट्रपति होते हैं उसके दायित्वों का निर्वहन में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, ठीक। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। जानने योग्य बातें, नियम रूल कहते हैं इंग्लिश में, परंपरा ट्रेडिशन कहते हैं, गणतंत्र रिपब्लिक कहते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स, प्रस्तावना प्रिएम्बल, ठीक है ना, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब प्रश्न अभ्यास, तो देखिए, संविधान का रिक्त स्थानों को की पूर्ति कीजिए। भारत का संविधान खाली स्थान है, क्या है? लिखित है, जबकि ब्रिटेन का संविधान परंपरागत है, अलिखित है। संविधान की खाली स्थान संविधान का सारांश है, क्या है?
प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या है? संविधान का सारांश है, एक छोटा रूप है। संविधान का प्रस्तावना ही संविधान का सारांश है, एक छोटा रूप है। भारत का संविधान एक खाली स्थान के द्वारा बनाया गया है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है, ठीक ना। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद है, जिसकी अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद बनाया जाता है ना। आगे मिलान कीजिए, अ और ब में मिलान कीजिए। संविधान सभा में के अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा नंबर होगा, ठीक है। क का तीसरा नंबर अस्थाई, ठीक। अस्थाई कौन थे? अस्थाई, देखिए अस्थाई कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आगे देखिए, आगे का प्रश्न क्या है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो ख का क्या होगा? 4 नंबर होगा। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना। मरांग गोमके किसको कहा गया था? मरांग गोमके, मरांग गोमके जयपाल सिंह को कहा गया था, ठीक ना। किसे कहा गया था? जयपाल सिंह को कहा गया था। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है? भारत में जो संविधान है उसकी प्रस्तावना क्या बताती है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या बताती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों और आदर्शों को बताती है, जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक है ना। न्याय, किसी पर न्याय हो, जो गलत है उस पर कार्रवाई हो, जो सही है उस पर न्याय हो, ठीक ना। स्वतंत्र, आज़ाद रह पाए। समानता, एक समान सबको देखा जाए, सभी प्रेम से, बंधुता से, एकता से, अखंडता से देश हमारा बना रहे, ठीक ना। यह भारत को एक संप्रभु समाजवादी, संप्रभुत्व यहाँ होगा, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा गया? क्योंकि वो ही क्या थे? अध्ययन बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा उस पर काम किए हुए थे संविधान पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का अध्यक्ष का जनक इसलिए कहा गया जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और संविधान निर्माण में उनका योगदान अद्वितीय था, बहुत ज़्यादा था, ठीक ना। आगे क्या क्वेश्चन है? संविधान किसे कहते हैं? संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी देश या संगठन को शासित करने के लिए आधार प्रदान करता है, ठीक है ना, नियम प्रदान करता है। यह सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। सरकार की क्या शक्तियां हैं, नागरिकों का क्या अधिकार है, क्या शक्तियां हैं, उसको परिभाषित करता है हमारा संविधान। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? जयपाल सिंह कौन थे? वे एक खुट्टी के रहने वाले थे, हॉकी प्लेयर थे, साथ में राजनीतिज्ञ भी थे, है ना। तो पढ़ते हैं। जयपाल सिंह एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने 1928 में ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। वे एक आदिवासी नेता और मारांग गोमके के नाम से भी जाने जाते थे, जिन्होंने संविधान सभा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो किसके मुद्दे जोर शोर से बोला करते थे? आदिवासियों के मुद्दे को बहुत जोर शोर से बोला करते थे, है ना। आगे अगला प्रश्न क्या है? आइए चर्चा करें।
किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह देश को कैसा सुचारू रूप से अच्छे तरीके से रूप से चलाने के लिए कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ठीक ना? जो क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। उस दस्तावेज को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है, जो कि लिखित रूप में होता है। यह सरकार की मूल संरचना एवं कार्यों और शक्तियों का निर्धारण करता है। ये सरकार का क्या क्या काम है, क्या क्या उनकी शक्तियाँ हैं, और मूल संरचना को क्या करता है? निर्धारित करता है, बताता है, जिसके अनुसार देश का शासन चलता है, ठीक ना? इसी के अनुसार देश में शासन चलता है। संविधान चुनाव प्रणाली, सरकार के गठन, शक्तियों के बंटवारा और अधिकारों की रक्षा करती है, जैसे गंभीर मुद्दों को भी संबोधित करता है, ठीक ना? आगे देखिए, प्रश्न दूसरा क्या है, चर्चा करें में, भारत में संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ? भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसका विचार कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और जनवरी 1950 के बीच में संविधान का निर्माण किया, ठीक ना? संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगभग कितने समय लगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया पूरे देश में, पूरे भारत देश में, विश्व में नहीं, ये पूरे भारत देश में, ठीक है? आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित करें। अच्छा, पोस्टर बना करके आपको प्रदर्शित करना है। यह एक गतिविधि आधारित प्रश्न है, जिसमें आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक पोस्टर बनाना है, ठीक ना? पोस्टर के माध्यम से अपने वर्ग कक्षा में प्रदर्शित करना है, अपने कक्षा में आप दिखाइएगा जरूर, है ना? और इनमें आप प्रस्तावना के मुख्य बिंदु, जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को, ये सब है ना, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य आदि को शामिल कर सकते हैं, ठीक है? ये सबको आप शामिल कीजिएगा, ठीक है, पोस्टर बना करके। तो चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। आप जुड़े हुए रहिए और समझने का ज्ञान को बढ़ाइए। समझ ही हमारा अंतिम उद्देश्य है ना? नमस्कार। आएंगे कि किसी भी बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी सा बोर्ड हो या कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट का बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी लैंग्वेज में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आपको चुटकी में, मतलब विद इन सेकंड आपको खोजना है, 1 सेकंड के अंदर में खोजना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको आपका होम स्क्रीन में एक आइकन लाना होगा, एक विजेट लाना होगा, जैसे कि मैं आपको ला करके दिखाता हूँ, ठीक है? उसके लिए पहले क्या करना होगा कि आप जो होम स्क्रीन है उसमें होम स्क्रीन में क्या कीजिएगा कि आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, मतलब दबा करके रखिएगा, ठीक है? लॉन्ग प्रेस करने पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा, इस टाइप का, वॉलपेपर, आइकन्स, विजेट्स, तो लेआउट, ये सब दिख रहा होगा। तो आप विजेट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है? विजेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक ना, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, गूगल दिख रहा है। अब गूगल में ही एक ऑप्शन है, गूगल 4-in-1 क्विक सर्च बाय टेक्स्ट, वॉइस और कैमरा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं ये आपके होम स्क्रीन पर आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये होम स्क्रीन पर आपका आ चुका है, ठीक है? आ गया है। अब इसे क्या करना है आपको कि ये जो आपको आइकन दिख रहा है कैमरा के जैसा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह खुलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह का खुलेगा। आप इसे खींच सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप फोटो खींच लीजिए इसको, ठीक है? और आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि कितना दूर का आपको चाहिए आंसर, और आप इसका आंसर आपको तुरंत ही गूगल पर मिल जाता है, देखिए, ठीक है ना? मैच द कॉलम मिल गया। अगर आप इसका डीपर नॉलेज चाहते हैं तो डीपर एआई मॉडल में आप डाइव कर सकते हैं, आपको और गहराई से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है? पूरा डिटेल में मिल जाएगा, है ना? यदि आप पहले से फोटो खींच चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे कि ऐसा फोटो खींचने के लिए आता है, पहले से फोटो खींच चुके हैं आप, तो यहाँ पर जाइएगा, जैसे कि गैलरी का आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस गैलरी के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना? तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आप, और यहाँ आपको दिख रहा होगा अलाउ एक्सेस, दिख रहा है अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है? और आप यहाँ से कोई भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है ना? और आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो फिर इसे क्लिक कर देना है। कोई भी क्वेश्चन आप चूज करके उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आप क्रॉप कर लीजिए, जितना दूर का आपको यदि चाहिए उतना दूर आप क्रॉप करके, और आप क्वेश्चन का आंसर आप पा सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक का मुझे चाहिए आंसर,
तो मैं यहाँ तक क्रॉप कर लूँगा और आंसर खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। देखिए सारा चीज़ का क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। यदि और डीप में यदि जानना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, डाइव डीपर इन एआई मॉडल। ठीक है, तो एआई के द्वारा आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ आपको मिनटों में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये स्टूडेंट सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी भी अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मान के चलिए संस्कृत बुक पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी अर्थ में नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश किताब पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी भाषा का यदि कुछ भी भाषा में है, मान के चलिए आप फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, उसका आपको हिंदी भाषा में निकालना है, ठीक है, कुछ भी भाषा आप पढ़ रहे हैं उसको आपको आपका जो नॉलेज है, आपको जो भाषा में आपका नॉलेज है वो भाषा में आप जानना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्या कीजिएगा, आप प्ले स्टोर में, अपने फोन के प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक ना। प्ले स्टोर में आप क्या टाइप कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, सर्च में जाइएगा और यहाँ टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट क्लिक करने के बाद देखिए इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड है जिसके कारण ये ओपन दिखा रहा है, आपका में इंस्टॉल दिखाएगा तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं और इसे ओपन कर लीजिएगा, है ना। तो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है गूगल ट्रांसलेट, तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप, और एक तो कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं या यहाँ पर टाइप करके जो जिस भी चीज़ का आप अर्थ जानना चाहते हैं वो अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए डॉग, DOG डॉग, डॉग का आप डॉग इंग्लिश है, ठीक है ना, डॉग इंग्लिश में होता है, उसका आप संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, ठीक है ना, संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं तो क्या होगा, कुकुरा, क्या होता है, डॉग का संस्कृत शब्द क्या होता है, डॉग का संस्कृत शब्द कुकुरा, ठीक है। तो ऐसा पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कैमरा का आइकन दिख रहा है, ये कैमरा के आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक तो फोटो खींचने के लिए आएगा, लेकिन अगर आप पहले से फोटो खींच चुके हैं, ठीक है ना, पहले से फोटो खींचे हुए हैं तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा और आपको फोटो चूज कर लीजिएगा। जैसे कि इस आइकन पर आपने जैसे क्लिक किया और फिर क्या कीजिएगा, अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। अलाउ एक्सेस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो आएंगे उसको आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहला फोटो चूज कर लिया, ठीक है। चूज करने के बाद आपका चूज किया हुआ फोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको जो भी सब्जेक्ट भाषा में आपको बदलना है, जैसे कि ये संस्कृत में है तो ये संस्कृत में है, आपको बदलना है हिंदी में, ठीक ना, हिंदी में बदलना है तो ये संस्कृत से हिंदी में आ गया, ठीक है। अगर आप संस्कृत से इंग्लिश में बदलना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, देखिए इंग्लिश में हो गया, ठीक है। किसी भी भाषा में बदलना चाहते हैं उस भाषा में हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप स्टूडेंट सभी को आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी इंग्लिश को आप हिंदी में बदलना चाहते हैं तो उसे भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस। क्या करना है, अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है और फोटो चूज कर लेना है, या डायरेक्ट भी आप फोटो खींच सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ कोई भी फोटो, इंग्लिश का कोई भी पेज, जैसे इसे मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा चूज किया हुआ सारा इमेज आ गया है तो हम फिर से एक बार चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद देखिए ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश कर देंगे क्योंकि ये इंग्लिश में है, और इंग्लिश का को हम संस्कृत में बदलना चाहते हैं तो संस्कृत में टाइप कर देंगे तो संस्कृत में बदल जाएगा। अगर इंग्लिश का को हम अगर हिंदी में बदलना चाहते हैं तो ये हिंदी में बदल जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी में हो गया है। तो इसी तरह आप हेल्प ले सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का, ठीक है। लेकिन इन दोनों का उपयोग बिल्कुल, यदि आपको प्रश्न का आंसर नहीं आए या सारा प्रश्न आप सोल्व कर लें और चाहते हैं कि और आप अपना प्रश्न को चेक करना चाहते हैं तब इसे यूज़ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आईक्यू आपका कम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का उपयोग कब करना है, जब बिल्कुल आपको ना आए या सारा प्रश्न बिल्कुल बन जाए तो रीचेक करने के लिए आप कर सकते हैं गूगल लेंस का। और मैंने क्या बताया था एक आपको, एक गूगल ट्रांसलेट का, ये गूगल ट्रांसलेट, ठीक है।